Hello everyone, this is Ravi Jha. Welcome you all to your own channel Target for IQ. जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड एपीयू का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आपको ये भी पता होगा कि इस पेपर के अंदर अगर मैं सिर्फ एक लॉ पोर्शन की बात करूं तो वहां पर एक एक्ट है। हालांकि वहां से सवाल सिर्फ पूछे जाएंगे 15, लेकिन अगर आप 2009 और 16 का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट से जिस सवाल को 2006 में पूछा गया है उसके रिपीटिशन के चांसेस बहुत ही कम थे 2016 के एग्जामिनेशन के पेपर में। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि भले ये एक्ट एक लोकल एक्ट है, भले ही इसका वेटेज मात्र 15 सवालों का है, लेकिन फिर भी उसके बाद इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पूरे के पूरे एक्ट का नाम है द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 और इस एक्ट को 11 चैप्टर और 88 सेक्शंस के बीच में डिवाइड किया गया है। जहां पर आज की क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 72, जहां पर आपके साथ बात की जाएगी पावर ऑफ द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। जैसा कि आपको यहां से नजर आ रहा होगा कि यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि एक पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट ही एक व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई है और जिसका जिक्र 71 सेक्शंस में ऑलरेडी मैं कर चुका हूं कि वो कौन से रैंक के ऑफिसर्स हैं जिसके रिगार्डिंग आप स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के सामने कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और वो कौन से ऐसे रैंक के ऑफिसर्स हैं जिसके रिगार्डिंग आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के सामने कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। तो 71 का पूरा जो सेक्शन है वो सिर्फ ये बताता है कि किस किस अथॉरिटी के सामने किस किस पुलिस ऑफिसर के रिगार्डिंग कंप्लेंट को फाइल की जा सकती है और वो भी किस किस ग्राउंड के आधार पर। ठीक है, अब यहां पर 72 सेक्शन जो है वो बात करता है कि आपने कंप्लेंट फाइल कर दी ऑन द ग्राउंड ऑफ सच एंड सच। अब यहां पर शक्ति की बात की जाती है कि अब कंप्लेंट अथॉरिटी उसके ऊपर कैसे एक्शन लेगी या वो क्या काम करेगी। तो आइए जानते हैं इसको वन बाय वन। यहां पर कहा गया है द अथॉरिटी हैव द पावर टू कॉल एनी पर्सन। दैट मींस अगर एक व्यक्ति ने एक अथॉरिटी में कंप्लेंट की है किसी भी पुलिस पर्सनल के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है अब वो जो अथॉरिटी होगी सिर्फ उस व्यक्ति की बात पर तो यकीन मानकर जजमेंट या फाइंडिंग्स दे नहीं सकती है। तो वहां पर जब कभी भी अगर अथॉरिटी को लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इस केस से रिलेटेड फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है, तो अथॉरिटी के पास ये शक्ति है कि वो उस व्यक्ति को कॉल कर कर बुला सकता है और उससे उन जानकारियों को ले सकता है जो जानकारी उसकी फाइंडिंग और उसके इंक्वायरी के नजरिए से एक महत्वपूर्ण रोल को अदा करेगी। दूसरे पॉइंट में यह बात कही गई है कि जब अथॉरिटी किसी भी पर्सन को कॉल करता है, जाहिर सी बात है वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग क्रक्स और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी ताकि एक अथॉरिटी अपनी फाइंडिंग्स को एक बेहतर तरीके से राज्य सरकार के सामने पेश कर सके। तो यहां पर उस व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो व्यक्ति अथॉरिटी के द्वारा पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब देगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज बाउंड बाय द लॉ टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी फैक्ट बिफोर द कॉम्पिटेंट कंप्लेंट अथॉरिटी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो और चाहे वो स्टेट की हो। इसके अलावा जब यहां पर अथॉरिटी की पूरी इंक्वायरी जो कंप्लीट हो जाती है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस अथॉरिटी के पास पावर होती है और वो पावर होती है सिविल कोर्ट की। यानी कि एक सिविल कोर्ट में जैसे किसी व्यक्ति को कॉल किया जाता है, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके ऊपर चर्चाएं होती है, वही सेम पावर इस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास होती है और आउटकम जो इसका निकलता है वो निकलता है इसकी फाइंडिंग्स। यानी कि जब एक कंप्लेंट अथॉरिटी पूरी की पूरी इंक्वायरी को कंप्लीट कर लेता है, व्यक्ति को बुला लेता है, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है, तो उसके बाद अब सवाल आता है कि अब ये करेगा तो करेगा क्या। तो यहां पर अब एक सिविल कोर्ट की पावर का पूरा यूज करते हुए इस कंप्लेंट अथॉरिटी ने क्या किया, अपनी फाइंडिंग्स की एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को एक टेंजिबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और राज्य सरकार के पास भेज दिया कि देखिए मिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, हमारे पास जो कंप्लेंट आई थी उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग हमने इंक्वायरी की, हमने विटनेसेस को भी कॉल किया, हमने पर्सन्स को भी कॉल किया, हमने उनसे मैक्सिमम जानकारी को गैदर किया और ये रही हमारी फाइंडिंग्स। और
हमारी फाइंडिंग्स के आधार पे हम ये कह सकते हैं आपको कि आप इस पुलिस पर्सनल के खिलाफ ये सुटेबल एक्शन ले सकते हैं। तो कुल मिला के अब ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि कंप्लेंट अथॉरिटी ने जो भी उनको फाइंडिंग्स भेजी है, जो भी उनको रिकमेंडेशंस भेजे हैं, जो भी उनको लीगल ओपिनियंस भेजी हैं, उस आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जाए। तो कुल मिला के यहां पर आपको यह क्लियर हो गया होगा कि राज्य सरकार के पास ही अधिकार है उस पुलिस पर्सनल के खिलाफ किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने का। और यहां पर जो अथॉरिटी के पास जो पावर है वो पावर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी को कंडक्ट करना और अपनी फाइंडिंग्स को स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देना। उसके बाद अब जब राज्य सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ एक लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करती है तो हम एक कल्पना कहते हैं, जैसे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन मेनी टाइम्स, द कैनन ऑफ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस इज व्हाट, is the principle of natural justice, जहां पर both parties should be heard and no one should be condemned without the process of the hearing। तो to cut a long story short, सिर्फ अथॉरिटी के रिकमेंडेशन या अथॉरिटी के ही फाइंडिंग्स के आधार पर राज्य सरकार किसी भी पुलिस पर्सनल को सजा नहीं दे सकती है तब तक जब तक कि उसके विपक्ष को ना सुन लिया जाए। यानी कि अब यहां पर दो पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद एक फाइंडिंग्स निकाली जाएगी और उस फाइंडिंग्स के आधार पे इट इज द स्टेट गवर्नमेंट हु विल हैव टू डिसाइड कि उस पुलिस पर्सनल के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां पर कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पर एक पुलिस पर्सनल एक अथॉरिटी के रिकमेंडेशन या उसकी ओपिनियन को चैलेंज करता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो, उसने मेरे केस के रिगार्डिंग प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, उसने मेरा पक्ष नहीं जाना एंड ऑल दैट। तो उस आधार पर आप उस कंप्लेंट अथॉरिटी के रिकमेंडेशन को भी चैलेंज कर सकते हैं एक एप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने। वो एप्रोप्रिएट कौन सी होगी ये राज्य सरकार डिसाइड करती है। सो this is the whole concept in context to section 72 of the उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007, जहां पर बात यह की गई है कि जब 71 के अंदर ऑलरेडी एक व्यक्ति ने कंप्लेंट फाइल कर दी है, चाहे वो कंप्लेंट उसने डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी के सामने फाइल की हो या स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के सामने फाइल की हो, तो 72 में उसका सिर्फ प्रोसेस बताया गया है कि ओके आई गॉट इट, वी हैव रिसीव्ड योर कंप्लेंट, अब हम 72 के प्रोविजन के तहत उसके ऊपर अपनी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेंगे। ये तो रहा सवाल सेक्शन 2 का, जिसका जिक्र उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 में किया गया है। इसके अलावा रिसेंटली टारगेट फॉर आईक्यू ने अपना एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जिस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 10 टेस्ट मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे और उन टेस्ट पेपर को उसी ध्यान से बनाया गया है और उसी पैटर्न से बनाया गया है जो पैटर्न आपको आगामी नवंबर में होने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी तैयारी के स्कोर कार्ड को चेक करने के लिए, तो दिए गए नंबर 7500110314 पे आप चाहे तो कॉल करके चाहे तो मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि जो तैयारी अभी तक आपकी हुई है, चाहे वो सीआरपीसी के संदर्भ में हो, चाहे वो आईपीसी के संदर्भ में हो और चाहे वो आपका एविडेंस और उत्तराखंड पुलिस एक्ट के संदर्भ में हो, उस तैयारी का पैरामीटर्स क्या है। दूसरी बात, कई बार ऐसा सवाल मेरे सामने आया है कि सर क्या टेस्ट पेपर से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहली बात आपको मैं क्लियर बता दूं कि देखिए, कोई भी जब टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया जाता है या तैयार किया जाता है तो वहां पर हमारा फोकस इस बात पे रहता है कि क्या इस पोर्शन से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उस सेक्शन से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं जरूर होंगी अगर आपने उन 10 टेस्ट मॉडल को देखा है। अब वहां पर ऐसा हो सकता है कि सवालों के पूछने के ढंग को बदल दिया जाए, उसके इंटरप्रिटेशन को चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण सेक्शंस है जिसका जिक्र आपको हर जगह देखने को मिलेगा, उन्हीं महत्वपूर्ण सेक्शंस को एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम टेस्ट सीरीज देते भी हैं तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने से ही काम नहीं चलेगा। आपको उस पूरे के पूरे सेक्शंस को समझने की जरूरत है। क्या पता इस बार उस सेक्शन से कोई और सवाल पूछ लिया जाए, और अगर आप एक कंप्लीट सेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं तो शायद उससे कोई भी सवाल पूछा जाएगा किसी भी तरीके से घुमा फिरा के, तो वहां पर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, उत्तराखंड पुलिस एक्ट को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा कि 15 सवाल हैं और क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। ऑलरेडी इसी लेक्चर की शुरुआत में ऑलरेडी आई हैव कन्वेड यू कि 2006 में जो सवाल पूछे गए, या माफ कीजिएगा 2 एग्जाम हुए 2009 और 16 में, वहां पर जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उनके अंदर कोई भी रिपीटिशंस नहीं हुआ है या ना के बराबर हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि अब तक उत्तराखंड पुलिस एक्ट के लगभग 28 से 30 सेक्शंस को यूज कर लिया गया है।
अब उन 30 को छोड़ के बाकी के जो 15 सेक्शंस है उसके ऊपर आयोग का पूरा फोकस होगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।